नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। अवैध संबंध में एक व्यक्ति की कर दी गई हत्या। दरवाजे पर चढ़कर लड़की के परिजनों ने मार दी गोली। पत्नी ने स्वीकारा 3 साल से उसके पति का एक लड़की से चल रहा था अफेयर। सरेआम कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टर का छीन लिया सोने का कीमती चैन। और एक लड़की का ऐसा स्टंट जिससे पुलिस हो गई परेशान। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज सदुल्लेपुर गांव में मंगलवार की रात अपराधियों ने दरवाजे दी गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में गोली मारी गई है। घटना के बाद से गांव में कई तरह के चर्चा हो रही है। मृतक राम बाबू की पत्नी ने बताया कि गांव के ही एक लड़की से उसके पति का 3 साल से अफेयर चल रहा था। लड़की के परिजनों की ओर से धमकी मिल रही थी। लड़की से शादी कर लेने का दबाव बनाया जा रहा था। इन सब बातों से उसका पति डिप्रेशन में आकर 2 बार सुसाइड करने का भी प्रयास किया था। इसे लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई। राम बाबू को लड़की से दूर रहने की बात कही गई। इसके बावजूद वह लड़की से संपर्क बनाए रखा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रभारी थाना अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा और सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन सदुल्लेपुर गाँव पहुँचकर परिजन और पड़ोसियों का बयान लिया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। शुरू से यही हुआ कि मेरे हस्बैंड आए, हम दोनों आदमी बैठ के बात कर रहे थे, तो हमको बता रहे थे कि आज ऐसे ऐसे हुआ है। जिस लड़की से अफेयर था ना, उस लड़की के बारे में बता रहे थे कि आज उसके घर वाले फ़ोन करके हमको गाली दे रहा है, बोल रहा है शादी करने के लिए। जो लड़की सब आपके पति को, वो कहाँ की लड़की है? यही जगह की लड़की है। वकील नाम उसके पापा के नाम है, उसका नाम है सोनम कुमारी। अच्छा, तो घर वाले गाली दे रहा है, पति को दे रहा था? हाँ, मेरे हस्बैंड को उसके घर वाले पूरा अपनी बेटी को नहीं दबाव दे रहा था कि हाँ अपनी बेटी को सहित ले, से नहीं, मेरे ही हस्बैंड पे चढ़ जा रहा था। बोले कि मेरी बेटी से बात नहीं करेगा तो मेरी बेटी कुछ कर लेगा तो तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब बात आपको पति आपको कब बताए? रातें हमको सब बताए। हाँ, सब बता रहे थे कि ऐसे ऐसे अगर हमको कुछ कहीं भी कुछ कर रहा है कोई, तो समझ लेना कि उसी की वजह से हमको कुछ हुआ है। तो हम और पूछे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हमको रिकॉर्डिंग सब सुनाने लगे। उनका जो मोबाइल है ना, उनके मोबाइल में सब कुछ है, सब रिकॉर्डिंग है। वो हमको रिकॉर्डिंग सुनाने लगे, फोटो दिखाने लगे कि देखो ये सब कर रहा है, सब बोल रहा है शादी करने के लिए, हम कैसे शादी कर ले। तो हम उनको बोले कि ऐसा रात है, कुछ नहीं होगा, खाना खा के सो जाइए। लड़की दे रही थी शादी करने? हाँ, उसके घर वाला सब लोग दबाव दे रहा है कि शादी कर लो, वरना शादी नहीं करेगा मेरी बेटी से ना, तो मेरी बेटी का कुछ हो जा रहा है तो उसका जिम्मेदार तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। आपके पति शादी करना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि हम शादी ही नहीं करेंगे। मेरे पास बीवी है, 2 बेटी है, मेरे 2 छोट बेटी है, एगो 3 साल के एगो 5 साल के है। कहते थे कि हम शादी नहीं करेंगे, वो बोलती थी कि हम शादी करेंगे। यही सब मैटर लेके कल दुनिया के बीच में ज़्यादा भाषा बस गाला गलौज किया सब उसके घर के लोग। तो ये हमको आके बताया सब कुछ, बात ही हो रहा था। उतना ही देर में कोई आया, मेरे किवाड़ी को ठकठकाया, मतलब कितने बजे आया? 11:30 बजे। हाँ, तो आया तो किवाड़ी ठकठकाया, तो हम बोले उनको कि आप बैठिए, हम देखते हैं। तो बोले कि नहीं, हम ही देखते हैं, तुम बैठो। वो केवाड़ी खोले ना, उतना ही में उनको लग गया गोली ऐसा चला है। कितने आदमी आए थे जो गोली? एक ही आदमी होगा, 2-3 हम देखबे नहीं किए। केवाड़ी थोड़ा सा तल गया, ऐसा गोली, ऐसा कौन सा बंदूक था ना, ठीक है कि गोली चला तो पता ही नहीं चला। कितना गोली चला? एक ही गो, आवाज नहीं दिया गोली? थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। तो गोली आपके पति को लगी? हाँ, यहाँ पे
सर में हाँ उनको सर में लगा, उसके बाद वो डेट कर गए। हम चिल्ला उनको, जैसा ही हम उतर के गिर गए मेरे गोदी में, हम चिल्लाने लगे तो मेरे भैंसुर है वो निकले, जाओ तू थे, सब लोग निकल के गए दौड़ते, का होलो चाची का होलो, तो वो सब देखे तो हम सब वो बताया कि कोई आयल था, देखो देखो, तो ये लोग आए तो पता ना कहाँ नुका गया, कहाँ हो गया नहीं, हाँ पता ही नहीं चला। अब मेरे हस्बैंड तो खत्म हो गए हुए थे। तो पुलिस को सूचना दिए? पुलिस के पास फोन कर रहे थे 112 नंबर पे, तब कहा दूनी पकड़ ले रहा था, कथी झारखंड पकड़ ले रहा था। पुलिस सुबह 5 बजे 4 बजे आए। आपकी शादी कितने दिन हुआ? 8 साल। और अफेयर कितने दिन से था? 3 साल से। तो आपको जानकारी कब हुआ अफेयर का, आपके पति का जो उस लड़की से था? मतलब कि एक दिन हम उनके मोबाइल में फोन आया ना, तो हम पूछे कि बार बार क्यों कॉल करती है, तो हमको बताएं। वो हमसे कुछ नहीं कभी छुपाते थे, वो गलत करते थे ना, तभी भी हमको बताते थे कि हम ऐसे कर रहे हैं। तो इससे पहले आप विरोध नहीं किए कि आपके पति अफेयर कर रहे हैं? बहुत कुछ हुआ, पंचायत भी कर दिया, फिर भी उसके घर वाले उसको नहीं सहता था। उसका घर वाला कहता था कथी कि जब ब्याह कर दी हमारा बेटी से ना ब्याह करते हम जान से मार देंगे। तो इसके बारे में पुलिस को बताया है जानकारी, ये सब जो भी बोल रहे हैं? हाँ ये सब कुछ अभी आया था, तो पहले नहीं कुछ किए थे। पहले हम कहते थे कि ये बोलते थे कि हम शादी ही नहीं करेंगे, तू क्या टेंशन ले रही है। हम ये तो क्या बोले हैं? यही सब बताए हम। कुछ लोग पकड़े भी है पुलिस? नहीं, सब आराम से, अभी भी गाली दे रहा है। हाँ अभी गाली हमको दे रहा था, बोलो कि अभी ओकर जरूर तोरो को सुधार देबो। तो धमकी वो लोग पहले भी देता था? पहला हुआ देती थी, अभियो कर रहा है, अभियो कितना गाली दे रही थी कि वो आश्वासन दिया है। अब बताएं पुलिस को कि वो लोग है जो लोग? हाँ बोले तो कुछ नहीं बोले कि अच्छा बोले पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसके बाद बात करते। तो आपका शादी हो चुका था, फिर भी जो है कि आपके पति अफेयर था, आप तो समझाते नहीं थे कि नहीं बात करना चाहिए? हम बहुत समझाते थे, वो एक बार तो बोल दिए कि अगर हम ठीक है इनसे बात कर रहे हैं, एक रियल बात बता रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं कि मेरे पास बाल बच्चा है, छोड़ रहे हैं, ठीक है, और मेरा गार्जियन हमको टाइट नहीं कर रहा है, तो हम तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो उसका गार्जियन उसको टाइट नहीं करता था, उसका गार्जियन हर छोड़िए देता था, बोले कि उसी के पीछे पड़ रहा। और गार्जियन भी फोन करके बोलता था कथी किया है, हम बेटी से ब्याह ना करबे तो हम तोरा के मार देबो। तो लड़की शादीशुदा नहीं ना, कुमार है, बीए में पढ़ती है। मेरे हस्बैंड पढ़ाता था पूरा खर्च। जान चल गया आज आपके पति का, बातें करने का जान मार दिया कि चल गया, वो मार दी। हत्या कर दिया। आज मेरा हस्बैंड चल गया तो मेरी 2 बेटी का ना ये थी गया, छोटे है अभी। मेरे पास कोई आधार नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। कितना आदमी सोए थे आप लोग? आप पति पत्नी और 2 बेटी है मेरे पास। नहीं है, एगो 3 साल की बेटी है, एगो 5 साल की बेटी नहीं है। क्या मांग क्या चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए बस। वो हमको बोलती थी बार बार, जब से हम जाने ना कि मेरे हस्बैंड के साथ है, तो उसको भी हम समझाते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे। गुस्सा आता था तो मैं अपने हस्बैंड को ही गाली उली देती थी, तो ये हंसते थे, कहते थे कि हम क्या कर रहे, हम मानते हैं कि गलती की है, लेकिन अब छोड़ रहे हैं, फिर भी वो नहीं छोड़ रही है। लड़की के परिजन लोग हत्या किया है, आपको ये लगता है? हाँ तो वही सब नहीं केले होगा तो कैसे इतना जल्दी कैसे गायब हो जाएगा? कोई हत्या करके गायब हो जाएगा? अभी भी धमकी मिल रहा है? अभी भी। तो अभी क्या मिल रहा है धमकी? अभी आए हैं लोग तो बोले कि कहाँ घर दिखाओ, तो हम गए दिखाएं तो गाली दे रही थी। जब वो चल गए हैं लोग तो गाली दे रही थी, ये बोल रही थी कि अभी आने दो, उसके साथ तुमको भी सुता देंगे। साहेबगंज थाना अंतर्गत सहतुलेपुर गांव में राम बाबू राम की गोली लगने से मृत्यु हुई है। क्योंकि इनका शरीर जो है, मृतक का शरीर उनके बेडरूम से पाया गया है, और इनका अब तक के अनुसंधान में इनका एक प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आया है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कारण आत्महत्या है कि हत्या है, इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। कांड का अनुसंधान जारी है। मुजफ्फरपुर पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए अपराधी लगातार लूट एवं छिनतई जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ट्रांसपोर्टर से हथियार के बल पर लाखों की सोने की चैन छीन ली। घटना सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्टेशन के पास की है। सरेआम हुई इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बुधवार की सुबह भिकनपुरा निवासी ट्रांसपोर्टर विवेक कुमार रोज की तरह गरीब स्थान मंदिर से पूजा कर स्कूटी से गन्नीपुर होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपाचे बाइक सवार अपराधियों ने पीछा कर उन्हें रोका और कनपट्टी पर पिस्टल सटा दी। उसके बाद गले से 3.5 लाख के सोने का चैन छीनकर रामदयालु की ओर भाग निकले। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी से अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है।
गरीब स्थान मंदिर से लौट रहे थे। घर आने के क्रम में रामदयालु रेलवे कॉलोनी के आसपास से वो हमको रैकी करने लगा। हम भाग रहे थे, वो पीछे से रगेद रहा था। रगते पीछे से कह रहा था कि रुकिए, रुको ना तो गोली चला देंगे। हम लोग देखे 10 गो, तो वहाँ जाके रुक गए रिक्शा स्टैंड के पास। वहाँ रुके, बस आया, पिस्टल सटा के हम चैन छीन लिया। क्या लोग के साथ? 2 आदमी था। 2 आदमी? दोनों के हाथ में पिस्टल था? हाँ, दोनों के हाथ में पिस्टल था। क्या उम्र रही होगी? 24-25 साल। किधर भागा छीन के रामदयालु की तरफ भागा। हल्ला उल्ला किए फिर बाद में आप? हाँ, हल्ला किए कि हम उससे अथी किए, तब हम पर पिस्टल तान दिया। वो चैन हम आसानी से थोड़े दे रहे थे, हमको चैन सटा के तब वो छीना चैन, तब उसको चैन मिला। लगा कि अगर नहीं देगा तो गोली सटा दिया था हम पर, तब हम उसको दे दिए, मैंने छोड़ दिए कि भाई ले लो। कितने का चैन होगा? कम से कम 3-3.5 लाख रुपये का रहा होगा। तो जिस तरह घटना की डर दहशत में है, डरे हुए हैं? डरे हुए नहीं है। मान लीजिए कि उतना रुपये का सामान गायब हो जाएगा तो डरेगा आदमी है। जान भी जा सकती है। जान भी हम नहीं लेता तो मारिए देता वो। जैसे अगर हम वो लोग के पास नहीं जाते तो वो चला देता पिस्टल। अगर हम सीधा रोड में बढ़ जाते तो हम पर पिस्टल चला देता। मुजफ्फरपुर की एक लड़की, उसने ऐसी धूम मचाई कि पुलिस को उसकी तलाश करनी पड़ी। आखिर यह लड़की है कौन? यह लड़की बाइक पर स्टंट करने वाली और खुद को इफत क्वीन कहलाना पसंद करती है। इस लड़की ने पिस्टल के साथ ऐसी रील्स बनाई कि पुलिस ने इसे पकड़कर पूरी फिल्म ही बना दी। जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं का घोप घोप। ऐसे लहरा के चलती है कि लोग उसे लहरिया गर्ल्स भी कहते हैं। वह बाइक पर ऐसे स्टंट करती है कि देखने वाले का दिल दहल जाए। मुजफ्फरपुर की कई इलाकों में वह फर्राटे करते भी दिखती है। सोशल मीडिया पर उसके हजारों दीवाने हैं। उसके वीडियो हिट नहीं, सुपर हिट है। मिलिए मुजफ्फरपुर की इफत क्वीन से। जी हाँ, इसी इफत क्वीन के नाम से बनी इंस्टाग्राम आईडी पर ये अपने खतरनाक स्टंट अपलोड करती है, जिससे इसकी फॉलोअर्स की तादाद बढ़े। स्टंट से आगे बढ़कर उसने अपने हाथ में पिस्टल थाम ली। सोशल मीडिया पर यह खतरनाक स्टंट और हथियार लहराते वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। इफत क्वीन की लोकप्रियता पर 4 चांद लग गए। कभी वह बाइक को खतरनाक अंदाज में लहराती है तो कभी पार्क में हाथ में पिस्टल लेकर रील्स बनाते नजर आती है। बाइक स्टंट तक तो ठीक था, लेकिन उसने जैसे ही पिस्टल लहराते अपने इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो अपलोड किया, उसके प्रशंसकों के साथ साथ पुलिस ने भी उसको फॉलो किया और कुछ ही घंटे के भीतर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि लड़की काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के मारीपुर स्थित मदरसा रोड की रहने वाली इफत उर्फ खुशी है। उसने अपना इफत क्वीन नाम से इंस्टाग्राम आईडी बना रखा है, जिसमें 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह पिस्टल किसका था। इसके अलावा वीडियो में दिख रहे कई युवक भी पुलिस के रडार पर है। एक वीडियो वायरल हुआ था और हम लोगों की जो साइबर टीम है उसके द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर निगरानी की जाती है। एक लड़की है जिसका वीडियो एक वेपन के साथ वायरल हो रहा है, उसका सत्यापन किया गया है। सोशल मीडिया अकाउंट के आधार पर उसकी पहचान की गई है और अभी उनसे पूछताछ की जा रही है। उस वीडियो का सत्यापन, वीडियो में जो गतिविधि दिख रही है और उस लड़की के सत्यापन के आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश होगा? आजकल देखिए, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, रील्स बनाने के क्रम में और इस प्रकार के अपराध की तरफ कई लोग बढ़ते हैं। तो मेरी युवाओं से यही अपील है कि इस प्रकार से जो हथियारों का प्रदर्शन है या अवैध हथियारों तक एक्सेस है, ये गैरकानूनी है। इन चीज़ों से जितना संभव हो सके दूर रहें, क्योंकि इनका आने वाले भविष्य में उनका आपराधिक इतिहास बनता है और उनके कैरियर पर भी प्रभाव पड़ता है। और लगभग सभी जिलों में बिहार पुलिस की टीमों द्वारा, साइबर टीमों द्वारा सोशल मीडिया की और उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस प्रकार की गतिविधियां हैं उन पर निगरानी रखी जाती है और एक बार कार्रवाई प्रारंभ होने के बाद उनके कैरियर और उनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत सकारात्मक नहीं है। इसलिए जितना संभव हो इन चीज़ों से दूर रहें। आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित जनसभा की जोर शोर से तैयारी चल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बुधवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की। सम्राट चौधरी ने कहा कि अमित शाह की रैली बिहार के
लालू नीतीश सरकार के खिलाफ शंखनाद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही लालू और नीतीश को सीएम बनाया, लेकिन अब अगला सीएम बीजेपी का होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया का स्वरूप हर कोई देख रहा है, कभी केजरीवाल गाली दे रहे हैं तो कभी अखिलेश सिंह। जदयू एमपी में चुनाव लड़ रही है, इसलिए जनता समझ चुकी है इस बार बीजेपी बिहार के 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस बार बीजेपी 400 से अधिक सीट लाकर एक बार फिर सरकार बनाएगी। जिला अध्यक्ष रंजन जी, पूर्व मंत्री अजीत जी, माननीय विधायक राजू जी, अशोक सिंह जी, रामसूरत राय जी, अरुण जी, बेबी कुमारी जी पूर्व विधायक और हमारे कई साथी, महत्वपूर्ण साथी जो जिले के हैं, सभी उपस्थित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हनुमान और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर होने जा रहा है। 5 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हम सभी लोग प्रदेश स्तर से लेकर हमारे बूथ अध्यक्ष तक इस कार्य में लगे हैं और लगभग 3400 बूथ हैं इस पूरे ज़िले में और अगल बगल के भी ज़िले से कई लोग आएंगे, लेकिन हमारे 3400 बूथ से 3478 बूथ से सभी जगह से हजारों की संख्या में सभी लोग यहाँ मुजफ्फरपुर की पावन धरती पर आएंगे और अमित शाह जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और यह शंखनाद होगा। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का बिहार में राज रहा, वो भी भाजपा की कृपा से शुरुआत हुआ और नीतीश कुमार जी भी 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, जिसमें लंबे समय तक 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाने का काम किया। अब ये दोनों को कंधे पर भाजपा बैठाते रही, अब किसी को बैठाना नहीं। अब भाजपा का ही कार्यकर्ता कोई अपने कंधे पर बैठकर बिहार की सरकार चलाएगा। इस स्वरूप के शंखनाद करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और ये सभा किसानों के लिए हो, ये सभा हरित क्रांति के लिए होगा, ये सभा नीली क्रांति के लिए होगा, सफ़ेद क्रांति के लिए होगा। वैशाली से जनसभा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा दावा करेगी कि वैशाली उसकी सीट है। मुजफ्फरपुर में आम सभा हो रही है और मुजफ्फरपुर के साथ साथ बिहार की 40 सीट जीतने की कल्पना है। हमारे जो सहयोगी हैं उनसे वार्ता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर होंगे, लेकिन हम 40 की 40 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। पिछली बार 1 सीट छूटा था, वो सीट भी जीतने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक डबल इंजन की सरकार की बात आपने कहा, सिंगल इंजन तो हमारा है ही, हम बिहार में भी जी ने कभी सहयोग नहीं किया। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एनडीए की सरकार चली, उस समय जो विकास की किरण बिहार के गांव-गांव तक पहुंची। 2013 के बाद तो नीतीश कुमार सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हो गए, चाहे वो मेरे साथ चलाए हों या किसी और के साथ चलाए, वो सिर्फ सरकार बचाने में उनका ध्यान रहता। क्योंकि 2020 में उनको 43 सीट आया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट था कि हम मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाएंगे। तो हम लोगों की पार्टी ने माना, 78 सीट जीतने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया। 13 में भी वे अपने भाग के गए। आने का शंखनाद है एकदम। लालू प्रसाद जी को 15 साल विकास के कार्य के लिए मौका मिला, नीतीश जी को 18 साल ड्राइविंग सीट मिला, लेकिन विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। जिस तरह उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, 11 एयरपोर्ट वहां बन गए, यहाँ हमको किसी भी एयरपोर्ट के लिए ज़मीन आज तक उपलब्ध नहीं हुई। इवन पटना के लिए एयरपोर्ट ज़मीन नहीं है। मैंने समझौता किया बीटा एयरपोर्ट के लिए, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, सारे चीज़ों के लिए भारत सरकार ने अध्ययन के लिए रिपोर्ट मांगा बिहार सरकार। आज तक ना हम ज़मीन उपलब्ध कराए, तो बिहार की सरकार को रहने का क्या उचित है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 11 एयरपोर्ट बने। अभी हमारे बिहार के लोग, चाहे वो भोजपुर का इलाका हो
तो सभी लोग बनारस में जाके एयरपोर्ट पर प्लेन पकड़ने का काम करते हैं। गोपालगंज, सिवान और छपरा के लोग जाकर कुशीनगर में एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं और मोतिहारी और बेतिया के लोग जाकर गोरखपुर में एयरपोर्ट पर प्लेन पकड़ने का काम करते हैं। हमारा पैसा दूसरे राज्य को क्यों मिल रहा है, जबकि हमारे ही पार्टी का सरकार है। लेकिन बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको आगे बढ़ाना है। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपको सभी विषयों को विस्तार से बताए हैं और आज के इस मुजफ्फरपुर के प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे नेता उपस्थित हैं, उनके विषय में भी इन्होंने जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का होने जा रहा है। 5 नवंबर 11 बजे दिन पताही एयरपोर्ट के मैदान में और अद्भुत सभा होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो इस विशाल जनसभा की तैयारी कर रहे ही हैं, साथ साथ यहाँ की जनता खुद तैयारी कर रहे अपने यशस्वी गृह मंत्री जी के उस कार्यक्रम के और उनको सुनने को आतुर है। बार बार आपसे प्रश्न होता है कि माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ बिहार में, आप उठाकर देखिए पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं का दौरा हमेशा होते रहता है और मुजफ्फरपुर तो हमको लगता है पहली बार आ रहे हैं। जनसभा में पहली बार आ रहे हैं। पहले आए थे, बैठकों में आए थे, जनसभा में पहली बार आ रहे हैं, वो भी विशाल जनसभा होगी। और आपने एक प्रश्न उठाया था पताही एयरपोर्ट का। पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर के लिए 475 एकड़ जमीन बिहार सरकार से भारत सरकार का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा मांगा गया है, लेकिन अभी तक यह बिहार की निकम्मी सरकार एक धूड़ भी जमीन आवंटित नहीं की है, यानी जमीन आवंटित नहीं की है। ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए यहाँ एक बड़ी कंपनी को आवंटित कर दी गई है कि यहाँ जहाँ एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ उतरकर उत्तर बिहार के लोगों को हवाई जहाज़ यात्रा की सुविधा दी जाए, साथ साथ यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर बने उससे भी यहाँ के नौजवान लाभ उठा सकें। बिहार के विकास भारत सरकार के अधिकांश पैसों से होती है। लगभग 73% राशि बिहार सरकार को केंद्र सरकार देती है, इसके अलावे अपनी योजनाओं को चलाती है। बिहार में अपराध का इतना ग्राफ बढ़ा हुआ है कि एक वर्ष से थोड़ा 1-2 महीना ज़्यादा हुआ है। लगभग 4000 से ज़्यादा हत्याएं, 500 से ज़्यादा बलात्कार, बहुत ज़्यादा लोगों पर, सैकड़ों लोगों पर, हजारों लोगों पर जानलेवा हमला, अपहरण, यहाँ तक कि स्कूल जा रहे बच्चे बच्चियों को भी भय के वातावरण में जाना पड़ता है। कई घटनाएं आप देखे होंगे कि बच्चियों को बस पर स्कूल जाती हुई बेटियों को बस में अपराधियों ने घुसकर छेड़छाड़ कर दिया और यह सरकार सोई हुई है। नीतीश कुमार जी कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं और तेजस्वी जी 6 बड़े विभागों को, मालदार विभागों को लेकर दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनको भ्रष्टाचार करने से फुर्सत नहीं है। बिहार से पलायन हो रहा है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और यहाँ अपराधियों का शासन है। यहाँ सत्ता से, बिहार की सत्ता से, सरकार से अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, उसको संरक्षण मिल रहा है।
यह सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और बिहार के लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। 2024 के चुनाव में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2025 के चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए सरकार बनाएगी और 40 की 40 24 में भाजपा एनडीए बिहार की लोकसभा की सीट जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाएगी, जिससे बिहार का 40 सीट का योगदान। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग अंड बंड बोलते रहते हैं, हमको नहीं सुनना है उनकी बातें, मतलब बीजेपी नेताओं की। अंड बंड तो बोलते रहते हैं, कभी क्या बोलेंगे। आप देखे होंगे कि अंड बंड बुलवाते हैं दोनों लोग। कभी हिंदुओं के सनातन के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं, तो कभी किसी को कुछ बोलते हैं, कभी गुस्से में आते हैं तो कुछ बोल देते हैं। तेजस्वी जी कभी कुछ बोल देते हैं। यह सरकार अंड बंड बुलवाने में माहिर हो गई है। अगर अंड बंड पर अगर इनके लोगों पर कार्रवाई हो, बोलने में, अब सब शब्दों का व्यवहार करने में, तो दर्जनों इनको विधायकों पर और मंत्रियों पर कार्रवाई करनी होगी। हिम्मत है नीतीश जी और तेजस्वी जी तो वैसे अंड बंड बोलने वाले अपने सारे मंत्रियों पर, विधायकों पर जो अपशब्दों की किताब पढ़ कर भारतीय जनता पार्टी और सनातन के देवी देवताओं के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप उस पर हिम्मत है तो उनको रोक कर देखिए। मुजफ्फरपुर की एक लड़की, उसने ऐसी धूम मचाई कि पुलिस को उसकी तलाश करनी पड़ी। आखिर यह लड़की है कौन? यह लड़की बाइक पर स्टंट करने वाली और खुद को इफत क्वीन कहलाना पसंद करती है। इस लड़की ने पिस्टल के साथ ऐसी रील्स बनाई कि पुलिस ने इसे पकड़कर पूरी फिल्म ही बना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा की सफलता को लेकर चल रही तैयारी के बीच गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से एक रथ रवाना किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अर्जुन के रूप में रथ पर सवार है, जबकि कृष्ण के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सारथी बने हुए हैं। इस संदर्भ में पूछने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अर्जुन है, वही तय करेंगे आने वाले दिनों में सत्ता में कौन होगा। उन्होंने कहा कि जनता कृष्ण के समान है, अलग अलग रूपों में उनमें भगवान विद्यमान है। सबका साथ सबका विकास नीति के तहत भाजपा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी और सत्ता में आएगी। भाजपा का एक एक आदमी कृष्ण है और एक एक कार्यकर्ता अर्जुन है। अर्जुन कार्यकर्ता है, वही तय करेगा सत्ता में कौन रहेगा। मछली की आंख क्या रही? जनता को अपने साथ लाना है, सभी कृष्ण भगवान के स्वरूप में, क्योंकि भगवान कृष्ण का बहुत रूप है। हम लोग सब अलग अलग रूप में जरूर आपको दिखते होंगे, लेकिन सबका साथ सबके विकास के सपने के साथ आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर में 5 नवंबर को प्रस्तावित अमित शाह की जनसभा को सफल बनाने के लिए गिरिराज सिंह फैंस क्लब ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर क्लब ने पूरे जिले में प्रचार रथ को रवाना किया है। क्लब के संरक्षक देवांशु किशोर ने बताया कि रथ पर गिरिराज सिंह कृष्ण की भूमिका में दिख रहे हैं, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। रथ पर जाति बंधन से नाता छोड़ो और सनातन से नाता जोड़ो का स्लोगन लिखा हुआ है। रथ पर राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से सनातन धर्म पर बराबर प्रहार किया जा रहा है, इस रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डा पर होने वाले कार्यक्रम की भी जानकारी दी जाएगी। आगामी 5 नवंबर को भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का विशालाम सभा पताही हवाई अड्डा के मैदान में आयोजन किया जा रहा है। गिरिराज सिंह फैंस क्लब कल रथ का रवाना कर रही है, जिसका रथ का नाम है जाति बंधन छोड़ो सनातन से नाता जोड़ो। यह रथ पूरे जिले में हर प्रखंड में जाकर सनातन लंबियों से आह्वान करेगी अधिक से अधिक संख्या में आकर पताही हवाई अड्डा में आकर उनकी बात को सुने और सनातन धर्म को मजबूत करें। विगत कुछ दिनों से बिहार में जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सभी लोग हिंदू देवी देवताओं के बारे में गलत सलत आरोप लगाते हैं। दुर्गा जी हो, सरस्वती जी हो, गणेश जी हो। लगता है कि बिहार में उनको अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोलकर दिखावे। रथ पूरा घूमेगा, पूरे जिला में रथ घूमेगा और व्यापक अमित शाह जी के आम सभा को पूर्णतः सफल बनाने में गिरिराज सिंह फैंस क्लब हर प्रखंड में जनसंपर्क कर रही है।
या सारथी और कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं डॉक्टर? बिहार में खासकर पूरे देश में अभी प्रचलन चल रहा है कि हिंदू धर्म को गाली पढ़ो और आगे बढ़ो, इसलिए गिरिराज सिंह जो कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है और सम्राट चौधरी जी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। बिहार में महाभारत है? बिहार महाभारत है कहाँ है? हम लोग का काम है सनातन धर्म का रक्षा करना। 20 सूत्री के गठन को लेकर मुजफ्फरपुर राजद दो खेमों में बंट गई है। राजद के पुराने नेताओं का एक खेमा 20 सूत्री के सदस्य के लिए भेजे गए राजद नेताओं के नाम का लगातार विरोध कर रही है। आला कमान से जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग शुरू हो गई है। लालू विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता को हटाने की मांग की है। शिवचंद्र राय ने बताया कि जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने मनमानी करते हुए पार्टी के पुराने नेता एवं कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर भाजपा से आए लोगों को 20 सूत्री के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसे राजद के पुराने नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष को नहीं बदला गया तो पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान होगा। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल आरजेडी नेता अजय राम ने भी जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता को बदलकर नए जिला अध्यक्ष बनाने की मांग आला कमान से की। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिला राजद के अध्यक्ष के मनमानी और पुराने कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करना उनका एक नीति सी बन गई है और नए नए लोग को लेकर के वो पार्टी चला रहे हैं। मैंने पॉकेट का पार्टी बना लिए हुए हैं। इससे राजद बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया हुआ है। ये देखने वाली बात है। अभी अभी विस्तृति का जो कार्यकर्ता को जो नॉमिनेट किया गया, इनके द्वारा जो सूची बनाया गया, सब अलग थलग के आदमी को न इस पर कोई विचार विमर्श, कभी कमेटी के लोग को बैठाना, कुछ विचार करना, अपना मन से जो भी हुआ पैसा का खेल खेल करके और जिसको जैसे जैसे बनाया गया, ये जग जाहिर हो गया हुआ है। दूसरी बात है कि ये पार्टी को सत्यानाश तक में लाने का जो काम कर रहा है और इनके समर्थन में कुछ लोग जो बोल रहे हैं, इन्हीं के पॉकेट का आदमी जो समर्थन में बोल रहा है, बिल्कुल इनके पॉकेट का आदमी। लेकिन वो समर्थन करने से कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा। कार्यकर्ताओं सम्मान अब आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग के जैसे बड़े कार्यकर्ताओं को भी दरकिनार करते हुआ, कभी भी किसी भी मीटिंग में कभी कोई पूछ नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग भी अपना अलग थलग बड़े बढ़ाते हैं। अब अपने मन से मनमाना करना है तो चुरा दे। आगे क्या कीजिएगा? आगे क्या कीजिएगा? आगे देखिए मांग क्या क्या है, बड़े पदाधिकारी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कि इस पर स्वयं कुछ संज्ञान लें, अन्यथा फिर लोग अपने आप को सोचने पर मजबूर हो जाए। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम ने मुजफ्फरपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष पाले खान को प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मनोनीत किया है। पाले खान ने कहा कि जिस तरह महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, उसी तरह इस जिम्मेदारी को भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम का शुक्रिया अदा किया। वहीं पाले खान ने कहा कि दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के इस विजन को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। देखिए, आज पार्टी के द्वारा जो है मुझे राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनवर आलम साहब, उनके द्वारा आज मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। और इस खुशी के मौके पे हमारे जो मुजफ्फरपुर जिला के जो साथी हैं, राजद के जो सिपाही हैं, सारे लोग आज तमाम जगहों पे जगह जगह पे जो है लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं, माला पहना करके और मिठाई खिला करके। और हम तमाम लोगों की तरफ से अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के डिप्टी सीएम, युवाओं के आइकन, युवाओं के जो यूथ आइकन हैं श्री तेजस्वी यादव जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद प्रसाद सिंह जी, हमारे माइनॉरिटी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अनवर आलम साहब, और तमाम जितने भी शीर्ष नेता हैं
उन सबों को लेते हुए और हमारे ज़िले के भी जितने हमारे शुभचिंतक, हमारे दोस्त अहबाब, जो भी साथी हैं, जो हमारे संघर्ष के साथी रहे, तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और लोगों में खुशी है इस बात को लेकर के। और राजद एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिस फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले रोको की मांग करते हुए एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने बुधवार को मुजफ्फरपुर में जुलूस निकालकर कल्याणी चौक पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतला फूंका। संगठन के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि गाजा में युद्ध रोकने की दुनिया भर के लोगों की राय को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के समर्थन से इजराइल रोजाना सैकड़ों बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्गों की हत्याएं कर रहा है। उनके घर, अस्पताल और सामानों की बर्बादी हो रही है। पानी, भोजन, बिजली और दवाइयों की नाकेबंदी हिटलर के नरसंहार की भयावहता की याद दिलाती है। पार्टी के जिला कमेटी सदस्य नरेश राम, मोहम्मद इदरीस, विपिन कुमार ठाकुर, आशुतोष कुमार सहित कई अन्य नेता मौके पर मौजूद हैं। हम लोग अपनी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से फिलिस्तीन में जिस तरीके से नरसंहार जारी है और इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर नरसंहार कर रहा है, तो हम इजराइल और अमेरिका के जो प्रधान सेवक हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रतीक का पुतला दहन किए हैं। और हम मांग करते हैं कि अविलंब गाजा पर हमला रोके, फिलिस्तीन की जनता का नरसंहार बंद करें और दुनिया में शांति कायम हो, इसका प्रयास करें। और भारत सरकार की भी हम उस नीति का विरोध करते हैं जिसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आया युद्ध रोकने का, इसने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेकर अमेरिका और इजराइल का समर्थन करने का काम किया है। ये हमारे देश की साम्राज्यवाद विरोधी जो परंपरा है उसका अपमान करने का काम भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने किया है। हमारा देश भगत सिंह का देश है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है, जिसने दुनिया के आज़ादी का समर्थन किया और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आज की भाजपा सरकार साम्राज्यवादियों के गोद में जाकर बैठ गया है और युद्ध जो पैदा कर रहा है, मासूमों की हत्या कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। हम आम जनता से अपील करते हैं कि भाजपा सरकार की इस विदेश नीति का विरोध करें और भाजपा सरकार भी अपना इस विदेश नीति पर रोक लगावे और आम जनता के पक्ष में खड़े हो, शोषित पीड़ित जनता के पक्ष में खड़े हो। इसी को लेकर आज हम लोग देश भर में अपनी पार्टी एसयूसीआई की ओर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी हम कल्याणी चौक पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार, एसयूसीआई कम्युनिस्ट। जो समर्थन कर रहा है वो आतंकवादी को समर्थन करने वाले लोग हैं। आप बोलिए, आप मुजफ्फरपुर शहर में अगर 2-4 आतंकवादी घुस जाए तो क्या मुजफ्फरपुर शहर के पूरी जनता का कत्लेआम कर दिया जाए? ये क्या मासूम बच्चे जिनकी हत्या हो रही है वो क्या आतंकवादी हैं? ये जो शरणार्थी शिविरों में जो छिपे हुए हैं, जो अपना सर छिपाए हुए हैं, क्या आतंकवादी हैं? हॉस्पिटल में जो जिनका इलाज कर रहा है, क्या वे लोग आतंकवादी हैं? ये वास्तव में वहाँ के फिलिस्तीन के संपूर्ण भूभाग पर कब्जा करने की नीति है, वहाँ के बाजार पर कब्जा करने की नीति है। सीतामढ़ी के शिक्षक रवि पाठक पर जानलेवा हमला किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन करते हुए कक्षा का बहिष्कार किया। शिक्षकों ने हमलावरों की अविलंब गिरफ्तारी एवं रवि पाठक को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराने की मांग सरकार से की। नीतीश्वर महाविद्यालय बूटा इकाई के सचिव रवि रंजन ने कहा कि राजभवन के निर्देशों के अनुरूप शैक्षणिक माहौल में सुधार करने में प्रयासरत शिक्षकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, अन्यथा उच्च शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो सकती है। मौके पर शिक्षक संघ की अध्यक्ष सरिता कुमारी एवं सचिव रवि रंजन, निखिल रंजन, नीभा शर्मा, नीतू सिंह, अमरजीत सिंह, सौम्य सरकार, अभयानंद श्रीवास्तव, इंद्रानी रॉय, कामरान सहित कॉलेज के सभी शिक्षक मौजूद रहे। आज नीतीश्वर महाविद्यालय शिक्षक संघ आज धरना पर बैठे हुए हैं। धरना कल सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज में हमारे एक साथी भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि पाठक, वो अपने चैम्बर में बैठे थे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व आए, उन्हें उनके चैम्बर में ही गोली मार दिया। अभी उनकी स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है। ये दर्शाता है कि हम लोग शिक्षक कितने लाचार हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
इस कारण हम लोग पूरे बिहार विश्वविद्यालय के सभी संस्थाएं में, शिक्षक संस्था में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करके सरकार को ये कहना और डिमांड करना चाहते हैं कि हम लोग डर के साए में जो आज का माहौल है उसमें काम करते हैं और हमेशा एक मन में शंका बना रहता है कि किसी भी तरह का कुछ ऐसा कदम ना उठा दिया जाए जिससे कि हम लोगों को जान पे बन पड़ती है। और ये भी डिमांड करते हैं सभी लोगों से, आप सभी मीडिया चैनल लोगों से भी कि एक सरकार तक ये बात पहुँचे और हमारे रवि पाठक सर को समुचित इलाज की व्यवस्था हो, सरकार उस पर ध्यान दे, खासकर हमारे माननीय कुलाधिपति महोदय, और जो भी खर्च हो उनकी आर्थिक मदद की जाए, क्योंकि अभी हम लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत सारे चीज़ें ऐसे मेंशन नहीं है। हम लोग जो नए नवनियुक्त शिक्षक हैं उसमें, और इस पर जो अविलंब जो भी घटना घटी है उसको अविलंब पकड़ा जाए। और मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत में बुधवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सरकार की सभी कल्याणकारी एवं लाभकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाए, इस दिशा में यह जनसंवाद कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से डोर टू डोर जाकर उस मोहल्ला, टोला और पंचायत में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण और उन्हें मिलने वाली लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जनसंवाद में उपस्थित डीएम प्रणब कुमार ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम एक पक्षीय नहीं है, सरकार की तमाम योजनाओं को आपसे रूबरू कराना चाहते हैं, साथ ही साथ आपका सुझाव भी आमंत्रित है। उन्होंने सक्रिय भागीदारी और उपस्थिति पर सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। कार्यक्रम स्थल पर सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिनसे सरकारी कार्यक्रम और योजनाओं की जानकारी मिलने से लोगों को काफ़ी आसानी हुई। मुजफ्फरपुर कोल्हुआ पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत के सभी नागरिकों से हम लोगों का विचार विमर्श और विनिमय हुआ और सरकार की विभिन्न योजनाएं और जो विभिन्न विभागों के स्टॉल के माध्यम से भी दी गई और सभी पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने सभी लोगों के साथ विचार विमर्श किया, उनकी फीडबैक ली गई और पंचायत में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है और काफ़ी बेहतरीन, यहाँ के बच्चों ने भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जो चंद्रयान है उसकी लैंडिंग का लाइव डेमो दिखाया है और हमारे लोग लगातार यहाँ पर लगे रहेंगे और 15 दिनों बाद जो भी आवेदन आज यहाँ प्राप्त हुए हैं उन सभी का निष्पादन करते हुए पुनः यहाँ पर एक बार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज पैगम्बरपुर कोल्हुआ पंचायत में हम लोग आए थे जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत। ये अय्यापुर थाने के अंतर्गत आता है। आज हम लोगों ने जनता को यहाँ बताया है कि पुलिस महकमे के द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे उसके लिए हम लोग का क्या प्रयास है, पेट्रोलिंग कैसे हम लोग और मजबूत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, महिला हेल्प डेस्क की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में अवगत कराया है। इसके अतिरिक्त यदि कुछ उनकी समस्या आई है उनको भी सुना गया है और हम लोग दूर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।